गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माय सेल्फ डॉक्टर विशाल त्रिवेदी और हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है मिर्ज़ा राजा जय सिंह। लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने इसी टॉपिक के ऊपर बात करी थी, लेकिन ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया था क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है, इसीलिए हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि मिर्ज़ा राजा जय सिंह मात्र 11 वर्ष की उम्र में शासक बन गए थे और लेकिन कुछ समय तक उन्हें शासन से दूर रहना पड़ा, वास्तविक अधिकारी होते हुए भी। लेकिन जैसे ही वो शासक बने, जहांगीर ने उन्हें 3000 का मनसब प्रदान कर मुग़ल सेवा में ले लिया और उसके बाद निरंतर उन्होंने चाहे शाहजहाँ के साथ में हो चाहे फिर औरंगज़ेब के साथ हो, अपनी सेवा को निरंतर जारी रखा और काफ़ी उन्नति करते गए। और उन्होंने अपनी कूटनीति से शिवाजी मुग़लों को काफ़ी राज्य दिलवाए और साथ ही शिवाजी जैसे मराठा नेता से, सरदार और राजा से भी उन्होंने उसकी संधि करवा दी मुग़लों की और उन मुग़लों को काफ़ी किले प्रदान करवाए, जिससे औरंगज़ेब भी काफ़ी प्रसन्न हुआ। ठीक है, तो उसने अपनी कूटनीति से किस तरह से आगे करा और जो मेन पुरंदर की संधि कराई और उस पुरंदर की संधि से का महत्व क्या रहा वो हम लोग अब इस वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद मिर्ज़ा राजा जय सिंह के जो है वापस आगरा जाना, फिर बीजापुर में उसके, ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं मिर्ज़ा राजा जय सिंह के द्वारा जो पुरंदर की संधि की गई थी उसका महत्व क्या था। इसमें कोई संदेह नहीं कि पुरंदर की संधि जय सिंह की राजनीतिक दूरदर्शिता का सफल परिणाम थी। इस संधि के द्वारा उसने शिवाजी और बीजापुर के बीच सदा के लिए शत्रुता का बीज बो दिया। कोंकण और बालाघाट वाले प्रस्ताव से जय सिंह ने मुग़लों के लिए स्पष्ट रूप से 40 लाख खून अर्थात 2 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त कर लिया। इस प्रकार शिवाजी और बीजापुर दोनों के इन प्रांतों में स्वार्थ टकराने से इन दोनों के बीच मैत्री की संभावना हमेशा के लिए समाप्त कर दी, जिससे मुग़लों के लिए लाभप्रद स्थिति बन गई। क्योंकि कोंकण और बालाघाट के प्रदेश इतने विकट थे कि बीजापुर या शिवाजी के लिए काम के विरुद्ध मुग़ल सेनाओं के अधिक सफलता की आशा नहीं की जा सकती थी, परंतु शिवाजी के लिए यह काम अधिक सरल था। इन विभिन्न पहलुओं को दृष्टि से जय सिंह उच्च कोटि का कूटनीतिज्ञ था। जिस व्यक्ति ने अफजल खां और शाइस्ता खां जैसे शक्ति संपन्न तथा चालबाज सेनानियों को धूल चटवा दी, वह व्यक्ति जय सिंह के सामने कैसे विनम्र बनकर संधि को तैयार हो गया, यह इतिहास की एक विस्मयकारी घटना है। निश्चय ही जय सिंह में सूझबूझ और परिस्थितियों का मूल्यांकन करने की अद्भुत क्षमता थी। पुरंदर की संधि से जय सिंह में न केवल मुग़ल हितों की रक्षा की बल्कि अपने कार्य कुशलता का अच्छा परिचय दे दिया। इस संधि में मराठों के कुछ लाभों की ओर संकेत करके जय सिंह ने शिवाजी को अपने कूटनीतिक जाल में फांस लिया। अन्यथा शिवाजी को इस संधि से महाराष्ट्र की बहुत सी भूमि और शक्ति साधनों को खोना पड़ा था। शिवाजी का आगरा से लौट आने का संभवतः यही कारण था कि उसे इस संधि से हुई क्षति का संस्मरण हो आया था। शिवाजी ने फिर कभी अपने जीवन में ऐसी संधि नहीं की। पुरंदर की संधि का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि यदि इस संधि में जय सिंह की व्यक्तिगत विजय थी तो इसमें शिवाजी का व्यक्तिगत तथा राज्य का पराभव भी छिपा हुआ था। इस अर्थ में इस संधि में कृत्रिमता थी जिससे संधि की शर्तें अधिक समय तक नहीं निभाई जा सकी। जय सिंह की क्षणिक महत्ता औरंगजेब के संशय में बदल गई और शिवाजी के आगे की सभी योजनाएं इस संधि को समाप्त करने पर तुल गई। शिवाजी का आगरा जाना। मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने पुरंदर की संधि से शिवाजी को बीजापुर के विरुद्ध तो कर दिया, लेकिन बीजापुर की शक्ति को कम नहीं कर सके। दूसरी ओर अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तथा मुग़लों को क्षति पहुँचाने के लिए दक्षिण के आदिल शाही और कुतुब शाही राज्य परस्पर मिल गए। इन दोनों के मिलने से जय सिंह को भय हुआ कि कहीं इन दोनों की संयुक्त शक्ति से प्रभावित होकर कहीं शिवाजी भी इनसे न मिल जाए। इन तीनों के मिल जाने से दक्षिण में मुग़लों के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता था। इस संभावना को रोकने के लिए जय सिंह ने शिवाजी से सद्व्यवहार रखना आरंभ किया और उसने यही उचित समझा कि शिवाजी को समझा बुझाकर आगरा में मुग़ल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी कर लिया जाए। संभवतः जय सिंह का यह भी इरादा रहा हो कि शिवाजी का मुग़ल दरबार में जाने से उसे मुग़लों के नेतृत्व में दक्षिण में सक्रिय रहकर काम करने की प्रेरणा मिलेगी, जो जय सिंह के लिए अधिक उपयोगी होगा। अतः जय सिंह और शिवाजी के बीच लंबी बातचीत के बाद
तथा जयसिंह द्वारा उसके जीवन और सम्मान की पूर्ण रक्षा का आश्वासन देने के बाद शिवाजी शाही दरबार में हाजिर होने के लिए रवाना हो गया। यद्यपि जयसिंह ने शिवाजी को मुगल दरबार में उसके स्वागत और सम्मान का आश्वासन तो दे दिया, लेकिन वह औरंगजेब की प्रवृत्ति के कारण बड़ा चिंतित भी था। इसलिए उसने अपने पुत्र राम सिंह के नाम तथा औरंगजेब की सेवा में जो जो समय समय पर पत्र लिखे, उनमें शिवाजी के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने पर बल दिया गया था। परंतु दुर्भाग्य से शाही दरबार में शिवाजी का वैसा स्वागत नहीं हुआ जैसे कि आशा की जाती थी। सम्राट ने शिवाजी के व्यवहार से असंतुष्ट होकर उसे राम सिंह की हवेली में मुगल प्रहरियों के देखरेख में रखने का आदेश दे दिया। इस घटना से जयसिंह की चिंता और अधिक बढ़ गई। उसे यह भी भय हुआ कि कहीं सम्राट शिवाजी की हत्या न करवा दे। अपनी इन आशंकाओं को उसने अपने पुत्र राम सिंह को भेजे गए पत्रों में व्यक्त किया था। जयसिंह ने अपने पत्रों में सम्राट का ध्यान भी इस ओर दिलाया था कि वह शिवाजी के संबंध में ऐसा कोई कदम न उठाए जो मुगल हितों के लिए घातक हो। शिवाजी इन आशंकाओं को सुलझाने में बड़ा चतुर था। उसने आगरा से भाग निकलने की युक्ति सोच निकाली और अपनी युक्ति से वह औरंगजेब के चुंगल से निकलकर पुनः दक्षिण में लौटने में कामयाब हो गया। वास्तव में जयसिंह अपनी युक्ति से शिवाजी को आगरा भेजने में कामयाब तो हो गया, किंतु वह जानता था कि सम्राट शिवाजी से सख्त नाराज है। इसलिए उसने शिवाजी को दिए गए आश्वासनों का सविस्तार वर्णन सम्राट के पास नहीं भेजा था। उसने केवल मोटी मोटी बातों की और सम्राट का ध्यान आकर्षित किया था। यही कारण है कि शिवाजी के आगरा जाने के समय से ही वह इस संबंध में बड़ा चिंतित था। मिर्जा राजा जयसिंह में एक सच्चे राजपूत की भांति अपने वचनों को निभाने की क्षमता थी और साथ ही वह अपनी कूटनीति को भी सफल देखना चाहता था। जयसिंह और बीजापुर। औरंगजेब ने जयसिंह को दक्षिण की सूबेदारी इसी आशा से दी थी कि वह दक्षिण की मुख्य दो समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करेगा। इनमें से एक तो शिवाजी के समय से को वह सुलझा चुका था, जिससे शिवाजी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर चुका था। दूसरी समस्या बीजापुर की थी, अतः जयसिंह ने बीजापुर को दबाने की तैयारी आरंभ कर दी थी। यद्यपि जयसिंह द्वारा शिवाजी के विरुद्ध किए गए सैनिक अभियान के समय बीजापुर के सुल्तान ने खवास खां के नेतृत्व में मुगलों की सहायता के लिए एक सेना भेजी थी, परंतु जयसिंह के अनुसार न तो यह सेना विश्वासपात्र थी और न मन लगाकर मुगलों की मदद कर रही थी। स्वयं आदिल शाह ने गोलकुंडा के सुल्तान को शिवाजी की सहायता करने हेतु उकसाया था। जयसिंह के पत्रों से जो उसने सम्राट को लिखे थे, स्पष्ट होता है कि वह बीजापुर की विजय को संपूर्ण दक्षिण की विजय का प्रारंभिक कदम मानता था। इसके अतिरिक्त जयसिंह दक्षिण में मुगल सेना को निष्क्रिय रखने के बजाय उसे बीजापुर के विरुद्ध लगाए रखना उपयोगी मानता था। जयसिंह ने बीजापुर पर आक्रमण करने से पूर्व अनेक कूटनीतिक चालें चली। सर्वप्रथम तो उसने शिवाजी को बीजापुर से अलग कर अपना पक्ष प्रबल बना लिया। फिर उसने धन और पद का प्रलोभन देकर बीजापुर के सरदारों और अधिकारियों को अपनी तरफ मिलाने का प्रयास भी किए, जिसमें उसे काफ़ी सीमा तक सफलता भी मिली। आदिल शाह का उमराव मुल्ला अहमद रिश्वत लेकर अपने स्वामी से अलग हो गया। जंजीरा के अभिशनियों को भी उसने इसी आशय से पत्र लिखे थे, जिनसे प्रभावित होकर वे बीजापुर का विरोध करें। उसने तो स्वयं आदिल शाह को अपने को अंतिम समय तक यह कहते हुए मैं धोखे में रखा कि वह बीजापुर पर आक्रमण करने के लिए सेना नहीं लाया है, बल्कि वह तो पूर्व निश्चित खिराज की वसूली करना चाहता है। जयसिंह ने बीजापुर पर आक्रमण करने के लिए लगभग 40,000 ही सेना तैयार कर ली थी तथा शिवाजी से हुई संधि के अनुसार 2,000 मराठा सवार और 7,000 पदाति सैनिक प्राप्त कर लिए थे। मराठा सैन्य दल का नेतृत्व नेताजी पालकर जैसा कुशल योद्धा कर रहा था, जो दक्षिण में द्वितीय शिवाजी कहलाता था। शाही सेना के हरावल का नेतृत्व दिलेर खां को सौंपा गया, जिसके अधीन लगभग 7,500 सैनिक थे। केंद्र में स्वयं जयसिंह के पास लगभग 12,000 सैनिक थे। इस व्यवस्था के साथ जयसिंह 20 नवंबर 1665 ईस्वी को शाही सेना के साथ बीजापुर पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा। मार्ग में पुरंदर से मंगलवेढ़ तक बिना किसी रुकावट के शाही सेना के मार्ग अनेक किलों पर अधिकार करती चली गई, परंतु ज्यों ही शाही सेना बीजापुर के निकट पहुंची तब उसे प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। आदिल शाह ने आसपास के 6 मीलों के घेरे में परगना बिल्कुल नष्ट कर दिया था, जिससे शाही सेना को खाने पीने की कोई वस्तु उपलब्ध नहीं हो सकी। उसने बीजापुर की रक्षा के लिए सभी सेनाओं को एक ही स्थान पर एकत्रित कर लिया था और इसके अलावा 30,000 कर्नाटकी सिपाहियों को भी अपनी सेना में भर्ती कर लिया था। बीजापुर की सेना जो अलग अलग जत्थों में विभाजित थी, शाही फौज से छेड़छाड़ करती रही। मार्ग में बारूद से और गुब्बारों के प्रयोग से आग लगाकर मुगल सेना को तितर बितर किया जाता तथा छोटी शाही सेना की टुकड़ियों को खदेड़ा जाता था।
शाही सेना बीजापुर से जब 12 मील दूर गई तब उसके लिए आगे बढ़ना लगभग असंभव हो गया। अतः 7 दिनों तक बीजापुरी सेना के प्रतिरोध को झेलने के बाद 5 जनवरी 1666 ईस्वी को जयसिंह को शाही सेना लेकर वापस लौटना पड़ा। लौटती हुई शाही सेना को जगह जगह भारी क्षति उठानी पड़ी, जिसमें अनेक अच्छे सेनानायक एवं योद्धा मारे गए। बीजापुर पर किया गया यह सैनिक अभियान पूर्णतः असफल सिद्ध हुआ। बीजापुर अभियान की आलोचना। मिर्जा राजा जयसिंह का बीजापुर का यह सैनिक अभियान हर दृष्टि से असफल रहा। इस अभियान से मुगलों को न तो 1 इंच भूमि मिली और न किले का एक पत्थर ही हाथ आया। युद्ध की क्षतिपूर्ति का एक भी पैसा नहीं मिल सका, जबकि इस अभियान पर शाही कोष का 30 लाख रुपए खर्च हो गया तथा स्वयं जयसिंह का 1 करोड़ रुपए खर्च हो गया। जयसिंह को बादशाह की ओर से काफ़ी धन मिला था, लेकिन जयसिंह ने अपने पास से जो धन खर्च किया वह उससे काफ़ी अधिक था। यदि इस अभियान में इतना खर्च करके भी उसे सफलता मिल जाती तो इस आर्थिक क्षति का समर्थन भी किया जा सकता था। इस अभियान के दौरान जयसिंह ने आर्थिक सहायता मांगने हेतु सम्राट को जो पत्र लिखे, उससे प्रतीत होता है कि जयसिंह ने बिना किसी विवेक के इस अभियान पर सोना लुटा दिया। जयसिंह की मान्यता थी कि जो ही शाही सेना दक्षिण में पहुंचेगी और उसे धन दिया जाएगा तो अफगान, अबिसिनियन, मैदेवी, मराठा, बीजापुरी आदि बड़ी संख्या में मुगलों के सहयोगी बन जाएंगे। अतः उसने बिना किसी विवेक के धन बांटा, परंतु जिस आशा में उसने धन लुटाया उस अनुपात में मुगल सेना में वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि बीजापुर राज्य ने भी अनेक वैतनिक सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती कर लिया था। इसके अतिरिक्त जिन सैनिकों ने धन के लालच में मुगलों का साथ दिया था, धन प्राप्ति के बाद भी वे बदल गए और लौटती हुई शाही सेना को उनसे भी मुकाबला करना पड़ा। इसके अतिरिक्त जयसिंह ने जिन्हें पद और जागीर देने का वचन दिया, उसकी स्वीकृति भी सम्राट ने पूर्ण रूप से नहीं दी, जिससे बीजापुरी सरदार पुनः अपने स्वामी के साथ हो गए। शत्रु पक्ष के अधिकारियों को जागीर देकर खरीदने की नीति का भी समर्थन नहीं किया जा सकता। एक विश्वासघाती अधिकारी जो अपने पुराने स्वामी को धोखा दे सकता था, वह अपने नए स्वामी को धोखा नहीं देगा, ऐसा सोचना कहाँ तक युक्ति संगत था। जयसिंह ने बिना किसी विवेक के ऐसे सैकड़ों धोखेबाजों को इकट्ठा करके अपना ही अहित किया। वास्तव में जयसिंह ने इस अभियान की व्यवस्था बहुत जल्दी में की थी तथा इस अभियान को आयोजित करने में उसे कुछ और साधनों को भी जुटाना चाहिए था। संभवतः उसे शिवाजी के विरुद्ध जो सफलता मिली थी उससे उसमें उत्साह की मात्रा सीमा लग गई थी और वह वस्तु स्थिति का सही मूल्यांकन नहीं कर सका। इसी प्रकार जब उसे अपनी असफलता के चिन्ह दिखाई देने लगे तो उसे मालूम हुआ कि सम्राट उससे असंतुष्ट होने लगा है। तब वह अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए एक भूल के बाद दूसरी भूलें करता चला गया। जब उसे मालूम हो गया कि परिस्थितियाँ उसके अनुकूल नहीं हैं, तब उसे थोड़ा रुक जाना चाहिए था। तत्पश्चात परिस्थितियाँ अनुकूल होने पर ही उसे आगे की कार्यवाही को अंजाम देना चाहिए था। यह भी एक निर्विवाद तथ्य है कि जिस उत्साह से वह बीजापुर पर आक्रमण की तैयारी कर रहा था, उसी उत्साह से उसे केंद्र से सहायता नहीं मिल रही थी। स्वयं औरंगजेब को भी इस अभियान की सफलता पर संदेह था, इसलिए वह बड़े संकोच से तथा हिचकिचाहट के साथ जयसिंह के सुझावों का समर्थन कर रहा था। जयसिंह के पास तो धन की सहायता भी पूरी तरह नहीं पहुंच रही थी। यहाँ तक कि जब वह इस अभियान के लिए रवाना हो गया था, उसके पास न तो पूरा परगना था और न ही पूरी रसद भी नहीं पहुँच पाई थी। उसकी इस निर्भय स्थिति के विपरीत बीजापुर की स्थिति पूरी तरह संतोषजनक थी। आदिल शाह ने अपनी संपूर्ण सैनिक शक्ति को एकत्रित कर शाही सैनिक शक्ति को कुंठित कर दिया था। ऐसी स्थिति में जयसिंह की असफलता तो अवश्यंभावी थी। जयसिंह की मृत्यु। बीजापुर अभियान की असफलता के बाद जयसिंह द्वारा जो भी प्रयत्न किए गए उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा गया। मुगल दरबार में जयसिंह के विरोधी सम्राट के कान बढ़ने लगे तथा जयसिंह विरोधी खबरें सम्राट तक पहुंचाई जाती और जयसिंह के प्रत्येक सुझाव का खंडन किया जाता। अक्टूबर 1666 ईस्वी में सम्राट ने उसे औरंगाबाद जाने का आदेश दिया तथा मार्च 1667 ईस्वी में जयसिंह को पुणे दरबार में बुला लिया गया और उसके स्थान पर शाहजादे मुअज्जम एवं जसवंत सिंह को दक्षिण में नियुक्त किया गया। जब जयसिंह शाहजादे मुअज्जम और जसवंत सिंह को दक्षिण के सैन्य संचालन का भार सौंपकर उत्तर भारत की ओर लौट रहा था, रास्ते में बुरहानपुर के पास 2 जुलाई 1667 ईस्वी को उसका देहांत हो गया। मिर्जा राजा जयसिंह का मूल्यांकन। मिर्जा राजा जयसिंह के चरित्र में उस युग के 2 महान कछवा वंशी नरेशों के गुणों का
सामंजस्य था। उसने अपने दादा मानसिंह की योग्यता और परदादा भगवंत दास की राजनीतिक कूटनीतिज्ञता को अपने व्यक्तित्व में उतारा था। इन्हीं गुणों के कारण वह मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास की एक अद्वितीय विभूति था। अपने पिता और दादा की भांति वह युद्ध विद्या में निपुण था तथा युद्धकाल में एक निडर योद्धा था। उसे पश्चिम में अफगानिस्तान और कंधार से लेकर पूर्व में मुंगेर और उत्तर में आक्सू नदी के किनारे में से दक्षिण में बीजापुर तक सभी स्थानों पर मुगल सेनाओं का आंशिक या पूर्ण नेतृत्व करने का अवसर मिला था। अनेक अवसरों पर उसे शाही सेना के हरावल में रहने का भी अवसर मिला था। इन सभी अवसरों पर उसने अपने अद्भुत शौर्य का परिचय दिया। सभी मुगल सम्राट जहांगीर से लेकर औरंगजेब तक उसके युद्ध कौशल से प्रभावित थे और इन सभी सम्राटों ने उसके पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि कर उसके सैनिक महत्व को स्वीकार किया था। अफगानों, उज्बेकों, मुगलों, राजपूतों और मराठों को साथ लेकर लड़ने में वह एक आदर्श सेनानायक था। अपने लंबे अनुभव के कारण वह युद्ध प्रिय जातियों का मुकाबला करने में भी दक्ष था। वह अपने समय का एक महान योद्धा था। मिर्जा राजा जयसिंह एक अद्वितीय सेनानायक ही नहीं था, बल्कि एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी था। वह अपने प्रतिद्वंदियों की चालों को शीघ्र समझ लेता था और शत्रु की चालों को असफल कर देता था। शिवाजी के विरुद्ध पुरंदर का घेरा इसका ज्वलंत उदाहरण है। उसने शिवाजी को पुरंदर में ऐसा घेरा कि स्वयं शिवाजी की संधि करने को तैयार हो गया। शिवाजी से संधि करने में भी उसने बड़ी सूझबूझ से काम लिया। अन्यथा शिवाजी जैसा चालाक और चतुर व्यक्ति से मेल करना तथा संधि के द्वारा मुगल अधीनता स्वीकार करवाना कोई साधारण बात नहीं थी। शिवाजी में विश्वास की भावना उत्पन्न करना तथा उसे मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी करना जयसिंह जैसे कूटनीतिज्ञ के लिए ही संभव था। अन्यथा उसके मुगल सेनानायक इसके पहले कई बार प्रयत्न कर चुके थे। अपने शत्रु के बीच रहते हुए कूटनीतिक चालों से अपना काम निकालने में तो वह अत्यंत ही दक्ष था। कूटनीति में तो वह इतना दक्ष था जो रणभूमि में उसके द्वारा की गई सैनिक विजयों से बढ़कर थी। संभवतः इसीलिए औरंगजेब जयसिंह को कठिन से कठिन समस्या का समाधान करने हेतु भेजता रहता था। मिर्जा राजा जयसिंह एक कुशल योद्धा तथा चतुर कूटनीतिज्ञ तो था ही, लेकिन युद्ध और कूटनीति से दूर उसने अपने राज्य में कलात्मक प्रवृत्तियों में भी रुचि ली। जयसिंह द्वारा बनवाए गए आमेर के महल तथा जयगढ़ का दुर्ग उसके स्थापत्य प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। आमेर का दुर्ग और महलों में यद्यपि समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं, लेकिन आमेर का दुर्ग और महल उसकी कीर्ति के स्तंभ है। उसने औरंगाबाद में जयसिंहपुरा नामक नगर भी बसाया था। उसके द्वारा बनवाए गए महल और गढ़ उत्तर मुगलकालीन राजपूत मुगल शैली के सुंदर प्रतीक है। मिर्जा राजा अनेक भाषाओं का भी ज्ञाता था। वह स्वयं उच्च कोटि का विद्वान था तथा विद्वानों का सम्मान भी करता था। उसके दरबार में हिंदी का प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल था, जिसने बिहारी सतसई जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना कर हिंदी साहित्य की अनुपम सेवा की थी। कहा जाता है कि जयसिंह ने उसके इस ग्रंथ का इतना सम्मान किया कि उसे बिहारी को एक एक दोहे के लिए स्वर्ण मुद्रा प्रदान की थी तथा उसे जागीर देकर भी सम्मानित किया गया था। इस कवि का भांजा कुलपति मिश्र ने तो जयसिंह के आश्रम में रहते हुए लगभग 52 ग्रंथों की रचना की थी। इसी कवि ने जयसिंह के साथ दक्षिण में रहते हुए शिवाजी के विषय में जो कुछ लिखा है वह इतिहास की दृष्टि से बड़ा उपयोगी है। जयसिंह का एक अन्य दरबारी कवि राय कवि था, जिसने जयसिंह चरित्र नामक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा। इसके अलावा उसके राज्यकाल में अनेक ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें धर्म प्रदीप, भक्ति रत्नावली, भक्ति निर्णय, भक्ति निवृत्ति, हरनकर रत्नावली आदि विशेष उल्लेखनीय है। मिर्जा राजा जयसिंह एक कुशल प्रशासक भी था। उसे मुगल सेवा के लिए कई बार राज्य से बाहर रहना पड़ता था, लेकिन अपने राज्य से बाहर रहते हुए भी उसने आमेर राज्य के देखभाल के लिए अच्छा प्रबंध कर रखा था। समकालीन अभिलेखागारीय सामग्री विशेषकर अडसटों तथा अखबारात से ज्ञात होता है कि उसने मुगल शासन व्यवस्था के अनुसार अपनी शासन व्यवस्था में कई सुधार किए थे। अनेक पदाधिकारियों के नामों और राज्य करों से प्रतीत होता है कि उसने प्राचीन राजस्थानी शासन व्यवस्था के साथ साथ मुगल शासन को भी अपने राज्य में प्रधानता दी थी। उसके समय में उत्तर से दक्षिण जाने के मार्गों की व्यवस्था का भार आमेर राज्य पर था, क्योंकि आमेर राज्य इस मार्ग के केंद्र में स्थित था। आमेर राज्य की समृद्धि का अधिकांश श्रेय मिर्जा राजा जयसिंह को है, लेकिन ऐसे साहसी योद्धा और मुगल सेवा के प्रति निष्ठावान व्यक्ति के अंतिम दिन अच्छे नहीं गुजरे। जिस रणकौशल योद्धा ने सैकड़ों युद्धों में विजय श्री प्राप्त की थी, जिससे उसकी मान मर्यादा और प्रतिष्ठान का एक उच्च स्तर बन सका था, वह एकमात्र बीजापुर अभियान की असफलता से धूल में मिल गया। वैसे उसकी इस असफलता में औरंगजेब का उत्तरदायित्व अधिक था। जिस बीजापुर की
विजय करने में आगे चलकर औरंगजेब को कई वर्ष लगे। उस विजय अभियान के प्रथम प्रयास में जयसिंह असफल रहा तो औरंगजेब को इतना अधिक निष्ठुर होकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए था जैसा कि उसका किया गया था। वस्तुतः उसकी असफलता के लिए स्वयं सम्राट और उसके अधिकारीगण अधिक उत्तरदायी थे, जिन्होंने उसे समयोचित सहायता नहीं दी। उसकी तो उदारता थी कि मिर्जा राजा ने 30 लाख रुपए की सहायता की तुलना में अपना 1 करोड़ रुपया मुगलों की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए खर्च कर दिया। उसकी इस निष्ठा का बदला अपमान द्वारा किया गया। अतः मिर्जा राजा जैसा स्वाभिमानी व्यक्ति ऐसे अपमान को कैसे सहन कर सकता था। इस मानहानि का बदला उसने अपने प्राणों का उत्सर्ग करके दिया। संभव है कि बीजापुर अभियान में उसने जल्दी की हो अथवा कुछ भूलें भी की हों, और यह भी संभव है कि इस अभियान के समय में उसकी महत्वाकांक्षाएं तथा उसका आत्मविश्वास सीमा को लांघने का प्रयत्न किया हो। लेकिन यह सच है कि इस समूचे अभियान में उसकी सद्भावनाएं निहित थी और उसका लक्ष्य मुगल हितों की रक्षा करना था। यदि ऐसे अवसर पर उसने अपने आत्मसम्मान को महत्व दिया था तो एक मुगल अधिकारी के रूप में सर्वथा उचित था। कहा जाता है कि उसकी मृत्यु उसके ही कृपापात्र उदयराज या कुंवर कीर्ति सिंह के षड्यंत्रों से हुई थी। यदि ऐसा हुआ था तो हमें यह निसंकोच कहना पड़ता है कि औरंगजेब से भी अधिक निष्ठुर विधाता था। जयद्रथनाथ सरकार ने ठीक ही लिखा है कि जयसिंह की मृत्यु एलिजाबाद के दरबार के सदस्य वाल सिंघम की भांति हुई, जिसने अपने प्राणों का बलिदान ऐसे स्वामी के लिए किया जो काम लेने में कठोर और काम के मूल्यांकन में कृतज्ञ था। वास्तव में मिर्जा राजा जयसिंह अपने समय का सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक था, जिसने कभी छल कपट का सहारा नहीं लिया और एक सच्चे राजपूत की भांति अपने वचनों का निभाने का प्रयास किया। वह तो हम यही कह सकते हैं कि मिर्जा राजा जयसिंह मुगल सम्राट का एक निष्ठावान सेवक और साहसी सेनानायक था। ठीक है, तो इस तरह से मिर्जा राजा जयसिंह ने अपनी सेवाएं से मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था।